ये जो आजकल ब्रेन स्ट्रोक्स का चलन है, तो पहले हम काफी साल से हम जानते हैं कि इनकी मात्रा काफी कम थी, पर आज के दौर पे हमने देखा है ना सिर्फ बुजुर्गों में बट काफी बच्चों में भी ये चलन शुरू हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। तो हम जानना चाहते हैं कि सर स्ट्रोक एक्चुअली होता क्या है और कितने किस्म के स्ट्रोक होते हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू 2050 हेल्थ केयर। टुडे वी हैव डॉक्टर अमित जैन विद अस फ्रॉम ILS हॉस्पिटल्स. He has been a practicing neurosurgeon out here and he would help us and guide us through few important factors which will help us diagnose proper stroke, its symptoms, what are the concerns which are leading to these things on a larger scale these days. Thank you 2050 Healthcare. So I'm glad to come here and give information regarding this stroke. जैसे आपने बोला कि it is a very common problem जो पहले इतना prevalent नहीं था because of change of lifestyle. अभी जो है हमारे lifestyle का part change हो रहा है, multiple comorbidities, sugar, BP, thyroid, multiple problems age related changes के साथ हो रहे हैं. साथ ही साथ बच्चों में जो है अभी genetic changes भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, especially young stroke अभी काफ़ी prevalent हो रहा है after COVID. ये जो young stroke है ये because of changes of lifestyle, drinking habits, smoking habits, along with lot of diseases बहुत prevalent हो रहे हैं. That is the main cause. और stroke जो है जो सामान्यतः हम जानते हैं there are two types of stroke. One is the ischemic stroke and the hemorrhagic stroke. Ischemic stroke basically क्या होता है कि जैसे हमारे blood vessels जो blood brain में जा रहा है उसमें clottings form हो जाते हैं because कि हमारे high cholesterol level होता है, hypertension, multiple comorbidities, इनके कारण blood को जो है thickness ज़्यादा हो जाती है और वो ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करते हैं. दैट इज द इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें पेशेंट सामान्यतः आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि जी ब्लड खड़ा रही है, आवाज़ चेंज हो रही है या एक तरफ हाथ पैर में जो है कमजोरी आ रही है. दिस इज द हार्ड साइन ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन है. जैसा कि आपने बताया. और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है जिसमें वी हैव टू टाइप ऑफ वेसल्स, आर्टेरियल एंड वीनस. तो आर्टेरियल सर्कुलेशन मीन्स जो ब्रेन में ब्लड सेल्स जा रहे हैं और वीनस मीन्स जो आउटपुट जो ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स में जा रहे हैं. तो दोनों में किसी में भी हेमरेजिक स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं. और यंग एज में अभी हेमरेजिक स्ट्रोक्स जो हैं वीनस काफ़ी कॉमन देखने को मिल रहा है. अभी जो हेडेक आपने देखा होगा, बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बिकॉज वीनस पार्ट इज़ वेरी प्रिवलेंट राइट नाउ. क्योंकि हमारे जैसे जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो इनटेक वाटर इनटेक की मात्रा है वो कम होती है. और यही सबसे बड़ा एक रीज़न है. डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज दैट कॉजिंग वीनस हेमरेजिक स्ट्रोक इन यंग पेशेंट्स. ओके, यस. तो वीनस स्ट्रोक जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं हेडेक की तरह प्रेजेंट करता है. और दूसरा आर्टेरियल जो अपन कॉमनली पैरालिसिस जिसको बोलते हैं कि पैरालिसिस के साथ आता है जो खून की बड़ी नसें होती हैं वो फट जाती हैं और फटने के कारण स्ट्रोक यानी कि एक साइड पैरालिसिस हो जाता है. बट ये क्रिटिकल कंडीशन होती है. इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट उतना क्रिटिकल नहीं होता है. बट जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस और वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो सकता है. Sir, I had something in my mind, like is a stroke or maybe this kind of a disorder genetic in any way? Yes. इन यंग एज में जो होता है लॉट ऑफ कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंजमेंट्स होते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं दैट कॉजिंग हार्मफुल एंड कॉजिंग हेमरेजिक स्ट्रोकेज एंड वीनस स्ट्रोकेज. ये पॉसिबल है ये. तो जेनेटिक चेंजेस लॉट ऑफ कॉमन अभी प्रिवलेंट है, मिल रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं. हम लोग अभी जो डाइट ले रहे हैं ऑल आर आर्टिफिशियल. जो मिल्क है, इवन वेजिटेबल्स है, ऑल आर आर्टिफिशियल्स. यस. So that causing change in the genetic profile and causing strokes. So basically then what are the symptoms one can mark out? Because as you said there might be headaches or some other triggers which are normally very common in other kind of maybe if you have a cold also you can have a headache, right? Yeah. So how will you differentiate? Or on a broader spectrum I would like to ask you, like what are the symptoms of a stroke? A lot of more than 100 causes of headache basically, but in different age group we have to confine what is headache and in the which age groups. It is a young age, less than 14 year, or in the middle age 14 to 35, or more than 60 years. So different age group having different causes of headache. जैसे young patient अब less than 14 बोलते हैं तो refractive error is the most common cause of headache. मिडिल एज में माइग्रेन्स आपने सुना होगा, माइग्रेन है बहुत ही कॉमन होता है. लेकिन ओल्ड एज में हेडेक होने का यदि है तो साथ में कुछ डेफिसिट तो नहीं है, पेशेंट को कोई पैरालिसिस, स्पीच प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वीकनेस तो नहीं डेवलप हो रहा है, वॉकिंग इंस्टेबिलिटी तो नहीं हो रहा है. तो वी हैव टू फाइंड आउट कॉज
उसके अकॉर्डिंगली वी प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशंस, लाइक जैसे ब्लड प्रोफाइल, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, पेशेंट को एनी कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, शुगर, बीपी, थायराइड, these things should be ruled out first, and उसका lifestyle, addiction, all these things criteria we find out the cause, and later on जो stroke में जो अपन बोलते हैं कि एक window period होता है, stroke is a very common thing but window period is more important thing, and that is the 4-hour period, the golden time for the stroke. Right. So basically this is the time you can manage the patient. तो जो mortality और morbidity है that depends on this 4 hours period. तो if it's come in the golden time और आपने उसको diagnose कर लिया and you the treat the patient, a lot of patients you save the life within this golden time. Okay, good. सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे थोड़ा ज़्यादा इस बारे में, लाइक इनिशियल क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग ज़्यादा इसको मतलब ध्यान में ही नहीं लाते, हमें लगता है कि हाँ ठीक है हर दिन होता ही है, शायद थोड़ा गैस हो गया है इसलिए सर दर्द हो रहा है, या फिर पैर हाथ सुन पड़ रहे हैं, शायद आज मैंने खाना नहीं खाया, बीपी थोड़ा लो हो गया. लाइक इट्स अ वेरी कॉमन मिथ सर. आजकल हर कोई गूगल देख के खुद डॉक्टर बन रहा है, ये आप भी जानते हैं. तो इट्स गुड टू बी इंफॉर्मेटिव, बट लाइक दैट शुड नॉट मिडल विथ योर हेल्थ फॉर दैट मैटर. अगर मुझे पता है, मैंने गूगल पढ़ के मैंने देख लिया कि ठीक है सर दर्द होता है, वो कॉमन रीजंस ये हो सकते हैं, या फिर मेरे पैर हाथ सुन पड़ रहे हैं तो मे बी शायद मैंने खाना नहीं, या मे बीपी लो हो गया है, मैंने डिहाइड्रेट हो गया है. स्ट्रोक में इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इट इज़ ए हेमी, मतलब मीन्स बॉडी के हाफ पार्ट पे होता है. जी. जैसे एक पैरालिसिस होता है जिसमें आप बोलते हैं हाथ और पैर, दोनों हाथ और पैर सुना जाता है, दैट इज डिफरेंट एंटाइटी. यदि पेशेंट को हाफ ऑफ द, यानी कि एक तरफ हाथ पैर में वीकनेस डेवलप हो रहा है जी. उसके साथ स्लरिंग स्पीच यानी कि वॉइस का चेंजेस हो रहा है, या फिर मुंह का टेढ़ापन आ रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज द हार्ड साइन. अलॉन्ग विथ यदि उसको मैच करना है कोमॉर्बिडिटी, पेशेंट क्या होता है, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है, नॉर्मली वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, बट क्या होता है मैनी ऑफ टाइम्स वी आर बिजी इन आवर लाइफ, हम क्या करते हैं मेडिसिन स्किप कर देते हैं. दैट इज द साइन कि सडनली आपका बीपी 230 120 शूट करता है, एंड वेसल्स आर वेरी फ्रेजाइल इन योर ब्रेन. छोटे वेसल्स होते हैं, दे कैन रैप्चर इजीली, एंड दैट प्रेजेंट एज ए हेमरेजिक स्ट्रोक. तो पेशेंट को यदि बेहोशी आ रही है, सर दर्द काफी तेज हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, पैरालिसिस हो रहा है, वॉइस का चेंजेस है, मुंह का टेढ़ापन है, दीज आर द हार्ड साइन क्लिनिकली. ओके, है ना. ऑल थिंग्स ऐसा नहीं है. एक गांव का पेशेंट है जो काफी रायपुर से सपोज दैट 100 या 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, एग्जैक्टली, और गांव के पेशेंट में यदि इस तरह के सिम्टम आ गए, तो हाउ वी विल मैनेज इन द रूरल एरिया. एग्जैक्टली सर, हम वही जानना चाहेंगे. तो इसीलिए तो पहले तो सिम्टोमेटोलॉजी पता होना चाहिए कि इस तरह से हो रहा है. सेकेंड थिंग, जो नियर बाई हॉस्पिटल है, फर्स्ट मैनेज द बीपी. यदि बीपी ट्रबलसम है, पेशेंट को चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, गिडीनेस फील हो रहा है, इट मींस समथिंग इज देयर इन योर माइंड. सर्टेनली. तो गो एंड चेक द बीपी, चेक द शुगर. सपोज दैट बीपी इज हाई, अभी राइट नाउ मैं ये कहता हूँ कि हर घर में बीपी और शुगर मॉनिटरिंग मशीन होना चाहिए, बिकॉज एनी टाइम स्ट्रोक्स जनरली, स्पेशली इन द विंटर सीजन, अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक होता है 4 o'clock 5 o'clock. तो दैट टाइम यू, आपके पास एटलीस्ट ये होना चाहिए कि यू शुड चेक द बीपी, एंड बीपी इज हाई ऑन द हायर साइड. नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है, गो एज अर्ली एज पॉसिबल, स्टार्ट द मेडिकेशन. यदि आप ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं तो अपना मेडिकेशन इमीडिएटली लीजिए. यदि आपको फर्स्ट टाइम ऐसा डायग्नोज हो रहा है कि बीपी हायर साइड पे है, आप अपने मन से या गूगल से मेडिकेशन नहीं लेंगे जी. गो टू द नियर बाय हॉस्पिटल एंड अंडर केयर ऑफ द डॉक्टर्स टेक द ट्रीटमेंट. और यदि आप हार्ट साइन में या रेड फ्लैग्स में आ रहे हैं तो एटलीस्ट एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी या नियर बाय, एमआरआई इज नॉट पॉसिबल टू एवरीवेयर बट सीटी स्कैन कैन पॉसिबल. तो हेमरेजिक स्ट्रोक्स इजीली डायग्नोज्ड विद द सीटी स्कैन, और उसमें डायग्नोज हो जाता है. सपोज दैट इस्कीमिक स्ट्रोक है, विद इन 4 hours गोल्डन टाइम थ्रोम्बोलिसिस कर देते हैं. ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे इमीडिएट क्लॉट जो है डिसॉल्व हो जाता है, एंड दैट सेव द लाइफ एंड द मॉर्बिडिटी. अभी हम बात कर रहे थे कि चांसेस ऑफ स्ट्रोक से डेथ हो सकता है, बट मॉर्बिडिटी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट
इट इज़ वेरी प्रिवलेंट इन आवर कम्युनिटी, बिकॉज आप सोचिए आपके पेरेंट्स को यदि स्ट्रोक हो गया, दे डिपेंड ऑन यू लाइफ टाइम, certainly दैट इज द मॉर्बिडिटी जी। पार्ट, है ना, उससे Patient हमको के बचाना yes, है ना। पूरी family भी suffer करती है। गोल्डन जी। टाइम में हम मॉर्टिलिटी नहीं, मॉर्बिडिटी को भी बचा सकते हैं। Okay. सपोज दैट आपको पैरालिसिस हो गया है एंड विद इन 4 आवर्स डायग्नोज होके और रिवर्ट हो गया, यू सी इट इज अ मिरेकल, yes, certainly है ना। और अब पेशेंट लाइफ टाइम पैरालिसिस में नहीं रहेगा, जी। है ना, सर नॉर्मल मतलब अगर लाइफ हम लोग जी 4 सकता है। घंटे में पेशेंट को एक प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं तो हम इन सब चीजों से उसको बचा सकते हैं। हाँ देखिए, एक पार्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जी जो प्राइम पार्ट है। जी सर। मतलब सपोज दैट हमारा कुछ एडिक्शन है, हाँ कुछ हमको प्रीवियसली कोमॉर्बिडिटीज है, तो रेगुलर मेडिकेशन लेना है, रेगुलर चेकअप्स कराना है, एडिक्शन से दूर रहना है। जैसे मैंने बताया डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द पार्ट। अभी लोग जिम करते हैं, जी है ना, दे आर डिहाइड्रेटेड। अभी आपने सुना होगा कि जिम करते करते किसी की डेथ हो गई। एग्जैक्टली मैं आपसे वही पूछने वाली थी। वेरी कॉमन बिकॉज डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द पार्ट। ओके तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, वेसल्स में थ्रोम्बोसिस होता है, सडन सीवियर हेडेक होता है एंड पेशेंट कोलैप्स। या एग्जैक्टली दैट इज वेरी कॉमन राइट नाउ। अभी आपने केके का इंसिडेंट सुना होगा कोलकाता में, जी बिकॉज केके इज वेरी एग्जॉस्टेड, कंटिन्यूस उसने जो है सॉन्ग्स दिए, लेकिन उसने क्या था, डिहाइड्रेटेड था। ओके So this dehydration parts aggravate and it causing the mortality of the patient. we were not aware that dehydration Yeah, can dehydration is one of the cause such a constraint big issue. that is harmful for the vessels, especially veins of the brain. Okay So keep in the mind, dehydration should be cover up with any it is not a medication, water is the medication. okay so I think we all should take this into a note because maybe we ignore that very important part in our lives. डेली बेसिस में ऐसा नहीं होता कि हम लोग सोचते हैं कि 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पी लिया, कभी कभी वो भी नहीं हो जाता है। तो बट आर कैफीन इनटेक एंड चाय पीना वो तो जारी ही रहता है एज सच। तो लाइक जितना भी सर हमारी अभी बातचीत हुई है उससे हम जो जान पा रहे हैं कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस ला पाए तो काफी हद तक इन स्ट्रोक्स को रोका जा सकता है। एंड वन इज द स्क्रीनिंग पार्ट। मतलब अभी थोड़ा हमको अवेयर होना चाहिए कि ईयरली एटलीस्ट हमको अपनी जो है लिपिड प्रोफाइल्स, सिंपल मतलब जो टेस्ट हैं, वी हैव टू फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम इज देयर। जैसे सपोज दैट आपको फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज का है, थायराइड का है, तो आफ्टर क्रॉसिंग द 40 हमको स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए। दैट इज वेरी प्रिविलेंट इन द यूएस एंड एवरीवेयर। वहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ओके सपोज दैट पेशेंट के कोई कोलोनिक कैंसर है फैमिली में, तो कोलोनिक इज द फैमिलियल डिसीज, तो आफ्टर 40 वी हैव टू स्क्रीन आउट, डू ए कोलोनोस्कोपी और टेक ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपिनियन फॉर दैट। तो ये स्क्रीनिंग पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो लाइफस्टाइल के अलावा भी जो मैंने बोल रहा हूँ ना, आपको एटलीस्ट ईयरली अपने टेस्टिंग करा लेना चाहिए एंड यू हैव ए टू कंसल्ट विद ए फिजिशियन रिगार्डिंग दैट। न्यूरो फिजिशियंस की बात आती है, न्यूरोसर्जन्स की बात आती है, वो तब जब आपने लाइफस्टाइल के बियॉन्ड चले गए, बिकॉज अभी स्ट्रोक आ गया है, मतलब यू आर सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक, अभी आपको हमारी जरूरत पड़ रही है। तो इसमें भी जो मेडिकेशन पार्ट है, वन इज द, जो मैंने आपको बताया कि अपने कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट और टाइम फ्रेम का ट्रीटमेंट, बट उसके बाद भी सपोज दैट यू आर सफर्ड, ऑलरेडी सफर्ड फॉर दिस, तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज ए लॉट ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक रिक्वायर्ड सर्जरी। बट सब लोगों का मिथ ये रहता है कि सर्जरी से तो जान चली जाएगी, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बट दैट इज नॉट द थिंग। वेंटिलेटर इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन पेशेंट्स, इट कीप रिलैक्सिंग द ब्रेन, ये बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वेंटिलेटर से सभी को लगता है कि वेंटिलेटर पे गया पेशेंट अब बाहर नहीं आएगा, दैट इज द मिथ, स्पेशली फॉर द ब्रेन पेशेंट्स। ब्रेन पेशेंट्स में वेंटिलेटर इज द गॉड। तो कीप रिलैक्स योर ब्रेन, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा होता है, इफ़ योर पेशेंट इज अवेक, वो फाइट करता है, बीपी और रेस करता है और हार्म करता है ब्रेन को। सो फॉर दैट पर्पज वी यूजिंग द वेंटिलेटर्स, तो पेशेंट काम डाउन होता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, द प्रोग्नोसिस इज बेटर। तो ये तो रही बात ट्रीटमेंट की, है ना। बट स्ट्रोक में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा
पार्ट लाइफस्टाइल से लेकर हमारे ट्रीटमेंट पार्ट के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पार्ट है दैट इज द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट. यदि आप चाहते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल यानी मॉर्बिडिटी शुड बी बेटर, उसके लिए पेशेंट के लिए रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली रिहैब इंक्लूडिंग, लोगों को लगता है फिजियोथेरेपी, इट इज नॉट द फिजियोथेरेपी. Exactly. Actually, it is the combined effort of occupational therapy, speech therapy, physiotherapy, and also the your screening of the brain and motivation. Motivation is very important, and one of the part is the yoga. Oh, I am great. very, I am telling everybody कि हमारे अपने लाइफस्टाइल में योगा कंक्लूड करना चाहिए. योगा इज अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज. तो आप जो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जी. हमने स्टार्ट किया था वहां से और अभी लास्ट में भी वही योगा पे मैं बोल रहा हूँ. दैट इज द मेडिटेशन पार्ट. इट कीप रिलैक्सिंग योर ब्रेन. Sir, I would request you to elaborate a bit on this rehabilitative part. Like ये किस तरह से हेल्प करता है पेशेंट को रिकवर करने में? Like एक स्ट्रोक के बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्रैनियोटोमी हुआ, या अगर हम लोग उसको क्रैनियोटोमी ना भी करें तो भी काफ़ी केसेस में कंजर्वेटिव में रखा जाता है. देन ऑल्सो such patients require rehabilitative care, but most of the people around are still not aware of what exactly a proper neurorehabilitation is, as you also know. Yes. So like I want you to tell, like, what exactly does this neurorehabilitation concept is all about, and how exactly this is helpful. Yes. Neurorehabilitation is one of the important tool to manage the patients. Right. क्योंकि हमने भी ऑपरेट कर दिया है, पेशेंट वेंटिलेटर से ऑफ हो गए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि रिलेटिव पूछता है कि सर अभी तक तो हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हाउ द मोबिलाइज द पेशेंट. Exactly. वो तो बात ही नहीं कर रहा है, अभी तक स्पीच में रिकवरी नहीं आई. दैट इज द काफी केसेस में तो कॉशियसनेस नहीं आता है पेशेंट को, उसको लेके भी परेशान रहते हैं. पेशेंट पोस्ट सर्जरी लॉन्ग टाइम ट्रैकेस्टोमी पे रहता है. ट्रैकेस्टोमी इज द डिवाइस, दिस इज स्मॉल ट्यूब वी पुट ओवर द नेक रीजन टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन निमोनिया. बेसिकली क्या होता है कि लॉट ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रीशंस आर देयर और वो ट्रिकल करके रिपीटेडली लंग्स में जाते हैं एंड दैट कॉजिंग निमोनिया. फॉर दैट पर्पस हम लोग, जैसे पेशेंट लोग को मिथ होता है कि गले में छेद कर दिया है, Exactly. बट इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी फॉर द पेशेंट. इफ यू नो कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पेशेंट को 3 से 6 महीने लगने वाले हैं रिकवरी में, एंड दैट पेशेंट इज नॉट वेल कॉन्शियस, उसको अभी टाइम लगने वाला है उसके कॉन्शियस लेवल में. एंड ट्रैकेस्टोमी वी डू एट द 3rd or 5th डे ऑफ द सर्जरी एंड इट प्रिवेंट्स द एस्पिरेशन निमोनिया. तो उससे पेशेंट का एक तो फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, एंड सेकेंड थिंग रिकवरी इज वेरी फास्ट. ग्रेट. So and that helps in the neuro rehabilitation part, क्योंकि उसके बाद we can shift the patient from hospital to some rehab center, जहाँ पर उसका proper care डे टू डे उसकी लाइफस्टाइल को जो है एक मैनेज करना है प्रॉपर चार्टिंग के साथ. कब उसकी फिजियोथेरेपी कैसी, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज रिक्वायर्ड. सपोज दैट पेशेंट के फ्लेक्शन वीक है या एक्सटेंशन वीक है, वी एम्फसाइज ऑन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. हमको पोस्चर करेक्शन कैसे करना है पेशेंट का, वी हाउ टू मैनेज द बैड सोर, हाउ टू मैनेज द ट्रैकेस्टोमी. These things included in the all neuro rehabilitation part, and one doctor should be there to manage these things. At least one physician should be there. One neurophysician or neurosurgeon consultation is regular base is required to prevent any further infection or any deterioration of the treatment. Okay. Yeah. So that purpose is rehabilitation is one of the key tool. मैं recommend करता हूँ कि पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में रह के एटलीस्ट 1 month, 2 months, maybe 3 months, इतना टाइम लग जाता है. yes. That time is required. At least 3 months is required for the recovery, because आप जितना अर्ली रिहेबिलिटेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं पेशेंट की रिकवरी उतनी फास्ट होती है. आई हैव सीन मैनी टाइम्स पेशेंट ऑपरेट होने के 6 months के बाद भी पैरालिसिस एज इट इज है, इट इज नॉट रिकवर्ड बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ अवेयरनेस अबाउट द रिहेबिलिटेशन. राइट. तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि रिहेबिलिटेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल वी हैव टू स्टार्ट, सो द मॉर्बिडिटी बिकम रिड्यूसेस and is good for the patient and the relatives also. Yeah, certainly. Sir, this is a beautiful piece of information. One more thing, sir, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. Normally, we understand and we have seen patients जो craniotomy के बाद हम तक आते हैं
and we see that those patients who take proper rehabilitative support, उनका cranioplasty का टाइम भी बहुत मतलब जल्दी हो जाता है cranioplasty Yes, तक हीलिंग, yes. जो irrespective ऑफ मतलब किसी भी जेंडर के हों। और जो लोग उस टाइम पे रिहेबिलिटेटिव केयर पे नहीं आते हैं, हमने देखा है उनका इवन क्रेनियोप्लास्टी होने के बाद भी उन पेशेंट्स का बॉडी पैरालिटिक रहता है काफी हद तक, काफी जगहों पे कॉन्शियसनेस भी नहीं आता है, जस्ट बिकॉज क्रैनियल प्रेशर नहीं रहता है या फिर स्कल लगाने का टाइम आ चुका है, डॉक्टर्स उनके हिसाब से मेडिकली देखते हैं तो सर्जरी कर देते हैं क्रेनियोप्लास्टी, बट पेशेंट का उतना इंप्रूवमेंट नहीं होता है। बट जो पेशेंट्स रिहेबिलिटेटिव केयर पे रहते हैं, हमने देखा उनका बहुत अच्छा रहता है। डेफिनेटली मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि क्रेनोटमी इज ए इमरजेंसी सर्जरी। Certainly. हमने पेशेंट की जान को बचाने के लिए क्रेनोटमी किया है, नॉट फॉर द दिस स्ट्रोक। ओके, ठीक है, अभी पेशेंट को स्ट्रोक है, पेशेंट क्रेनोटमी हो गया है, वी सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड नेक्स्ट स्टेप इज द रिहेबिलिटेशन। अभी हमको क्या करना है, पेशेंट को एज फास्ट एज उसके कफिंग रिफ्लेक्स, स्ट्रोक में क्या होता है पेशेंट का कफ रिफ्लेक्स कम होता है, दैट्स व्हाई वी पुट ए ट्रैकेस्टोमी। एग्जैक्टली। तो वी हैव टू रिगेन एज अर्ली एज कफ रिफ्लेक्स विद इन 1 or 2 months। दैट इज द बेस्ट टाइम यदि पेशेंट ट्रैकेस्टोमी से आउट हो जाता है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम वी डू ए क्रेनियोप्लास्टी। राइट। And cranioplasty is not a surgery for stroke or rehabilitation, not nothing, because it is a part of your body. If cover is not there, there is a chances कि another injury हो सकती है उसके ब्रेन पे। बट रिलेटिव्स को क्या रहता है कि क्रेनियोप्लास्टी हो गया, अभी भी पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है। हाँ, जी। सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ यस पैरालिसिस। पैरालिसिस हो चुका है, तो रिहैबिलिटेशन पर्सन्स विल लुक आफ्टर दिस पार्ट and surgeon will look after the cranioplasty part. Right. So tracheostomy as early as removal is the key thing for the good prognosis. But again sir, physiotherapy is very much helpful. Yeah. So that हम लोग ट्रैकेस्टोमी जल्दी निकलवा पाएं, वरना जब तक आपका वो मस्कुलर स्ट्रेंथ रिगेन ही नहीं होता है, obviously we see that patient is unable to still swallow, और as you said उनका कफिंग मैकेनिज्म अभी तक प्रॉपर नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, obviously we cannot recommend, हम लोग डीकपिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ब्लॉकिंग निकालेंगे, रखेंगे कैसे या फिर ट्रैकेस्टोमी कैसे निकालेंगे? सेम प्रॉब्लम आता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में जी, because they have a poor cuff reflex. The poor cuff reflex required patient long-term tracheostomy, maybe 3 months. Certainly. By the time gradually with chest physiotherapy and rehabilitation regain these things, and then so don't worry कि आपका tracheostomy removal थोड़ा delay हो रहा है. Don't bother about that. That is the safer thing. So exactly, I was about to ask you about this. Like I will tell you, sir, we have seen a series of patients who actually have taken lama from a hospital just because they asked them their patient to get a tracheostomy done. Yeah. उनको लगा कि हम, वो लोग बोल रहे हैं हमें छेद कर देंगे गले में. Why is a tracheostomy essential? People should understand that it's a safer process. So kindly guide us through that how tracheostomy is safe for these patients, and it is good that if a patient goes through this tracheostomy process so that उनका healing और ज़्यादा fast हो सकता है. I am telling you कि जो patient को especially there is a difference between right and left. Suppose that patient having right side of bleeding. जी. So right is not the dominant part, left is the dominant part. तो right और left में there is a gross difference of recovery. Patient having right side of bleed, patient recover fast. Early tracheostomy removal and all these things as compared to left side. Left side. Because left is the dominant area. Speech का भी जो recovery depends on the right and left. Certainly. Left is the dominant area. तो आपको यदि left side bleed है, तो your speech is delayed. Your speech recovery is delayed. Your recovery is slow. तो keep in mind. तो ये relatives को शुरू से बता के रखना चाहिए कि patient having left side stroke हुआ है, तो that patient required slow recovery. But recovered. Not to tell कि नहीं होगा recovered. It will be recovered. But 3 months time में नहीं होगा, लगेगा 6 months में होगा. Okay. But that is the thing. तो जैसा आप मैंने बताया कि पेशेंट के रिकवरी के लिए पेशेंट का फीडिंग इज इम्पोर्टेंट. Right. तो फीडिंग के लिए न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट. लॉन्ग टर्म यदि पेशेंट को रैश ट्यूब फीडिंग यदि करना है तो उससे बेटर है उसका पैक करा दीजिए, गैस्ट्रोस्टोमी करा दीजिए. जी. तो हमारे जैसे बोलते हैं कि एक आईवी ट्रीटमेंट है जिसमें आईवी लाइन से आप मेडिकेशन दे रहे हैं, और एक एंट्रल फीडिंग है. तो एंट्रल फीडिंग इज फार बेटर
बिकॉज जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ट्रिक एंट्रिक बैक्टीरिया, दैट हेल्प्स, बिकॉज क्या होता है, एक गट ब्रेन बैरियर होता है, you can't hurt this name, gut brain barrier means gut is related with your brain. Okay. So you come out from this barrier. तो जैसे एंट्रल फीडिंग बढ़ती है, बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, तो वैसे वैसे पेशेंट का रिकवरी आता है, बिकॉज दिस बैक्टीरिया नॉट गोइंग टू ब्रेन, यूटिलाइज हो जाते हैं. सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट. बहुत सारे पेशेंट्स में देखा होगा आपने, डिप्रेशन पार्ट रहता है जी, है ना. उन दोस्त पेशेंट में बोलते हैं आपका लगता है एंट्रिक बैक्टीरिया ठीक नहीं है ना. तो सारी चीजें पेट से जुड़ी हुई हैं. हमारा यदि पेट ठीक रहेगा तो हमारा ब्रेन भी ठीक रहेगा. सो दैट इज द गट ब्रेन बैरियर. सो डिप्रेशन पार्ट, मतलब ये रिहेबिलिटेशन के बारे में बता रहा हूँ कि मेंटल पीस भी चाहिए पेशेंट के लिए. मेंटल वेलबींग के लिए पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस देना पड़ता है, बट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी पेशेंट पोस्ट हेड इंजरी या पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या इरिटेबल रहते हैं, जी, बिकॉज उनको काउंसलिंग रिक्वायर्ड. तो काउंसलिंग के थ्रू उनका मेंटल वेलबींग भी हम अच्छा कर सकते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके न्यूरो रिहैब में आता है, दैट इज द काउंसलिंग. सर काफी टाइम हमने देखा है, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं पोस्ट स्ट्रोक में भी रिकवरी फेज में ही रहते हैं, बट बहुत एग्रेसिव होते हैं. इसका कोई रीजन है सर? हाँ, वही मैंने जैसे आपको बताया ना कि ऐसे पेशेंट्स के ब्रेन में जो क्लॉटिंग होती है, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ ब्लीड. जो फ्रंटल पोर्शन होता है दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट, और एग्रेसिवनेस वहीं से आती है. तो फ्रंटल लोब के यदि ब्लीडिंग है तो पेशेंट एग्रेसिव होता है. स्पेशली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट्स रहते हैं, लॉट ऑफ अल्कोहलिक पेशेंट्स विथ हेमरेज, तो उनको क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं. तो विड्रॉल सिम्टम्स के कारण भी वो इरिटेबल रहते हैं. सो दोस्त पेशेंट को हम ऐसा मेडिकेशन दें जिससे उसका क्रेविंग कम हो, अल्कोहल डिपेंडेंसी कम हो और वेलबींग रहे. तो उसमें मेडिकेशन अलॉन्ग विथ दिस काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहेंगे कि नहीं मुझे फर्दर, अब मैं एक बार स्ट्रोक झेल चुका हूँ, अब मुझे आगे नहीं झेलना है, मेरे को लाइफस्टाइल को स्मूथ करना है. यू हैव टू क्विट दिस स्मोकिंग एंड टोबैको हैबिट्स, maintain your lifestyle, maintain your medications, regular consult with your consultants, take the rehabilitation part, so you are free from stroke and be healthy. Thank you so much, sir. And I'll ask you one last question, which I'm sure everybody would like to know. Like, a person who has been affected with a stroke, can he or she ever lead a normal life? Definitely. With all these tools can manage a normal life. So they can get back to their life, they can do their work and other things. Yeah, but as before, many patients with some morbidity, suppose that you are working, थोड़ा सा आपको traveling में difficulty होगी, so you can take some support from that. Okay. But many patients will recover. The 6-month period they will recover with all tools. So they will be back to their normal life. Yeah, definitely will become. So certainly then we can, if I'm putting this entire discussion in a nutshell, then I can come to a conclusion, right? That if a person, if at all he is having a stroke, and if he follows these proper protocols of going through to a proper surgeon and then following the medication and the rehabilitative care, then certainly he or she can get back to a normal life. Definitely will come to the normal path of life and achieve the goals. Oh, thank you so much, sir. You have given us vital piece of information. I'm sure our audiences would love it. And there are many people from various stratas or various backgrounds who actually were not aware of these things. Even most of us, being in the same profession, would not have been aware of much details, as I mentioned today. So thank you so much for all this piece of information, sir. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you all.